गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको भारत की खोज यह किताब का मैं आपको पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ और पाठ का नाम है अहमदनगर का किला। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चों एक बात बताना चाहती हूँ कि अहमदनगर किले की जो भी जानकारी है जो नेहरू जी ने हमें प्रदान की है, तो मैं सबसे पहले नेहरू जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। सन 1947 में उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ और 1947 से लेकर 1964 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। उनकी पुस्तकें विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा हासिल है। भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है, जिस किताब के बारे हम जानकारी ले रहे हैं। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में सन 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास यानी जेल के दिनों में लिखा था। पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई है। तो जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि हमारे देश की आज़ादी के लिए कई जो देशभक्त रहे हैं, नेता रहे हैं, वे कई बार जेल गए हैं। और जब भी नेहरू जी जेल जाते थे तो वह हमेशा प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में खोज करते रहते थे और उन्हें लिखते रहते थे, चाहे वह पत्र के रूप में हो, चाहे किताबों के रूप में हो। तो हम यहाँ पर उन्होंने जितनी खोज की है उनके बारे में जानेंगे। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। 9वीं जेल यात्रा यानी कि वो 9वीं बार जेल की यात्रा यानी उन्हें प्राप्त हुई, क्योंकि हमारा देश उस समय गुलामी के दौर से गुजर रहा था। क्योंकि ये घटना जो है वो अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944 की बात बता रहे हैं कि हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार नया चांद उगता, जैसे मुझे याद दिला जाता कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है और वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो यहाँ पर अहमदनगर किले में जेल में नेहरू जी थे और जैसे कि वह बता रहे हैं कि उन्हें जब 20 महीने से भी अधिक समय गुजर गया और जैसे भी 1 महीना उनका पूर्ण होता था तो वे अनुमान लगाते थे, क्योंकि हमारे हिंदी महीने में जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होते हैं, तो इस तरह से जब 1 महीना होता है तो शुक्ल पक्ष आने पर पूर्ण चांद दिखता है और वह उससे अनुमान लगाते थे कि आज पूरा चांद दिख रहा है, यानी शुक्ल पक्ष पूर्ण हो गया और मुझे यहाँ 1 महीना हो गया है। और उनका जो चांद था, यानी क्योंकि वह जेल में चांद को ही देखते थे और सोचते थे यही मेरा सहचर यानी मेरा साथी है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली थी और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहल की दुराभिसंधियाँ देखी। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है और यह घटना है चांद बीबी के नाम से।
जैसे कि अतीत का भार, अतीत यानी बीता हुआ समय, और उस अतीत के बोझ से देश के समय में क्या घटनाएं घट रही थी उन सब के बारे में नेहरू जी ने हमें बताया। और जैसे कि नेहरू जी जब जेल में रहते थे तो वे हमेशा ऐसे बैठ के जीवन व्यतीत नहीं करते थे, वे वहाँ पर भी बागवानी करते थे, मतलब पेड़ों को लगाना, फूलों को लगाना, यानी उन्हें हरी भरी प्रकृति से बहुत लगाव था, इसलिए वे ये सब काम करते थे। और यहाँ तक कि वहाँ की मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली थी, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते, फिर भी उन्होंने मेहनत करके वहाँ पर बागवानी की, और यह एक इतिहास का स्थल है। तो हम बात कर रहे हैं कि अहमदनगर की, और इस अहमदनगर के किले से जुड़ी हुई एक घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। चांद बीबी नाम की जो एक साहसी महिला थी, उसने अपने इस किले की रक्षा के लिए अपने हाथ में तलवार उठाई, और उसने बहुत साहस के साथ में अकबर की सेना के विरुद्ध तलवार लेकर युद्ध भी किया और सेना का नेतृत्व भी किया। लेकिन अंत में चांद बीबी के ही कोई जो सैनिक थे उनके हाथों, यानी उनके आदमी के हाथों ही उनकी हत्या हो गई। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता। यहाँ पर बात कर रहे हैं नेहरू जी कि खुदाई के दौरान उन्होंने जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें प्राप्त की या उन्हें उनकी जानकारी मिली, उन्होंने अपने इतिहास के माध्यम से उसे लिखते गए। और उन्होंने बताया कि उस समय ऐसे आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे, तो कुछ खुदाई के दौरान कुछ चीज़ें नहीं कर पाए और कुछ बड़े अधिकारियों की भी मंजूरी नहीं थी, जिस वजह से कार्य को आगे नहीं किया जा सका। फिर उन्होंने जितनी जानकारी प्राप्त की उसे अपनी कलम के माध्यम से उसे उन्होंने लिखा। मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता, ना पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वता पूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सारी खोज जो है वो नेहरू जी अपने से करते जा रहे हैं, और उन्हें जो भी सहयोग कर रहे हैं उनके साथीगण, उसको भी उन्होंने अपने किताब के माध्यम से, पत्र के माध्यम से वे उस जानकारी को लिखते जा रहे थे, क्योंकि वे भी जानते थे कि ये आगे चल के यह समय का जो इतिहास है वो आगे की जनता तभी जान सकेगी जब ये कुछ लिखित प्रमाण में जानकारी हो। अब हम देख रहे हैं अतीत का दबाव, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि बोझ। अतीत यानी बीता हुआ समय का जो दबाव डाला गया था, कोई भी चीज़ का दबाव, यानी कि जैसे कि उस चीज़ पे बोझ जैसे बन जाता है। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है, यानी अपने को, व्यक्ति को बेचैन करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोंटू होता है, यानी इंसान का दम घुटने लगता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। वर्तमान समय में भी हम इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो परिस्थिति बनी हुई है भारत और चीन को लेकर, तो उससे भी हमें नज़र आ रहा है कि अतीत का दबाव पहले कैसा था और अभी भी हमारे देश पर उस चीज़ का दबाव बना हुआ है।
आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का कि जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ। तो इस तरह से नेहरू जी अपने देश से जुड़ी हर जानकारी की खोज कर रहे थे कि देश किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, और उसे वे सब लिखित रूप में सुरक्षित रखते जा रहे थे और सोच रहे थे कि मुझे देश से क्या मिल रहा या मैं देश को क्या दे पा रहा हूँ। ऐसे उनके विचार थे। साथ ही उन सब का भी जिसमें कि पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। इस विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है, परेशान करती है, और मुझे लगता है कि सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो यहाँ नेहरू जी उस अतीत के दबाव, यानी दबाव जैसे हम कहते हैं प्रेशर, कि जो किसी भी तरह का हो सकता है दबाव, अच्छा भी और बुरा भी, और जब इस तरह से इंसान के ऊपर दबाव बनता है तो उसकी परिस्थितियाँ होती कि